हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 12th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जी हां, सच में ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यह चैप्टर एक खिचड़ी है। खिचड़ी समझते हैं ना आप लोग? खिचड़ी मतलब उसके अंदर कुछ भी डाल दो, चावल रहेगा, दाल डाल दो, कुछ लोग आलू भी डाल देते हैं, जैसे मिला जुला के खाना तैयार होता है उसे खिचड़ी कहते हैं। ऐसे यह चैप्टर भी है। नाम क्या है चैप्टर का? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए समझते हैं खिचड़ी है क्या एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट, आपने सुना होगा लाइट के बारे में। शुरुआत यहीं से इस चैप्टर की करते हैं ताकि बहुत अच्छी समझ हो सके और आप मेरे पूरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आपको बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। उस साइंटिस्ट का नाम न्यूटन था। न्यूटन ने कहा था लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उस पार्टिकल को उन्होंने कहा था कार्पसल्स। कार्पस्कुलर थियरी कही जाती है न्यूटन की, आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो न्यूटन ने क्या कहा? लाइट पार्टिकल है। बस आप इतना ध्यान में रखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। लाइट क्या है? पार्टिकल है। कुछ दिनों के बाद न्यूटन की थियरी कुछ दिनों तक सही रही। थोड़े दिनों के बाद न्यूटन की थियरी को गलत कर दी गई। एक साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम हाइजन था। हाइजन ने कहा लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव है। लेकिन हाइजन ने कहा लाइट एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। चलिए जान लेते हैं वेव होता क्या है। तो थोड़ा और बेसिक समझ बनाते हैं हम लोग। वेव, एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। एक ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेव। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस क्या होता है स्टूडेंट? अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो। चलिए छोड़िए यार, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। वेव के टाइप्स जानने की आपको जरूरत है क्योंकि बेहतर समझ तभी बन पाएगा। वेव जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने को फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोपोगेशन। ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी, उस वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीडियम की जरूरत नहीं है। और ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उस वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें मीडियम लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा। कुछ हम बता दें आपको। गैमा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यूवी रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों ऐसा बता रहा हूं? आगे जरूरत पड़ सकती है। विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इंफ्रारेड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप है। चलिए यहां आइए। लाइट को किसने सबसे पहले डिफाइन किया? न्यूटन ने। क्या कहा? लाइट पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको कार्पसल्स कहा हम लोगों ने। न्यूटन ने कार्पसल्स कहा था। दूसरा, लाइट को डिफाइन किया किसने? हाइजन ने। हाइजन ने कहा लाइट वेव है लेकिन इसको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। तो कुछ लोगों ने हाइजन से क्वेश्चन किया कि चलो मान लेते हैं अर्थ पर मीडियम है, एयर है, और भी मीडियम मिल जाते हैं, लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो वैक्यूम में क्या है? वैक्यूम, जब सन से लाइट अर्थ तक आती है तो बीच में खाली जगह पड़ता है, वैक्यूम कहते हैं, वहां तो कुछ नहीं है। तो हाइजन ने उनको प्यारा सा रिप्लाई किया। कहा एक कंपाउंड जो है ईथर, लुमिनिफेरस ईथर, गॉड ने हर जगह लाइट की प्रोपोगेट होने के लिए लुमिनिफेरस ईथर डाल दिया है। अर्थ पर भी डाल दिया, हर एक प्लैनेट पे डाल दिया है। इवन जो वैक्यूम या स्पेस है उसके अंदर भी गॉड ने एक मीडियम डाल दिया। उस मीडियम का नाम था लुमिनिफेरस ईथर,
ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहिए कहानी, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने कहा लाइट एक वेव है, हाइजन ने भी वही बात कहा था, लेकिन मैक्सवेल ने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसने डिफाइन किया लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैक्सवेल ने। कहा लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। चलिए भैया, इतना तो हम मान लिए, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो लाइट वेव हो गया। न्यूटन की थियरी पिक्चर से बाहर हो गई। 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। दरअसल एक्सपेरिमेंट पहले किए थे 1905 में, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन ने लाइट को फिर से पार्टिकल प्रूव कर दिया। यह थियरी 1637 की है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 1637 की बात है। ये धीरे धीरे ऐसे आप बढ़ते जाइए, 16 या 1700 की सेंचुरी होगी, 17 सेंचुरी की थियरी होगी, ये 1918 सेंचुरी की थियरी है। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने लाइट को फिर से क्या प्रूव कर दिया? पार्टिकल। अब तो प्रॉब्लम हो गया यार, लाइट को क्या माने, वेव माने या पार्टिकल माने? तो एक महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम डी ब्रोगली था। डी ब्रोगली ने कहा कि एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, अगर कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है जिसकी स्पीड ज्यादा है, एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। उन्होंने कहा हर एक फास्ट मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाता है, उस वेव को मैटर वेव कहते हैं। उन्होंने कहा लाइट के अंदर दोनों नेचर हैं, इसलिए कहते हैं डिविल नेचर। इतना वर्ड मैंने आपको समझाया कि डिविल नेचर मतलब लाइट के अंदर कितने नेचर है? दो नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। बात यही नहीं खत्म हुई दोस्त, बात आगे बढ़ी। इन्होंने थ्योरी दिया, किसने? हाइजन ने। लाइट वेव है। मैक्सवेल ने कहा लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ में आया? डी ब्रोगली ने कहा लाइट के अंदर दोनों नेचर है। सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर नाम के साइंटिस्ट, आपके सिलेबस में दिया है डिविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने तो एक अनोखा काम कर दिया। क्या किया समझते हैं। आपने पढ़ा होगा एटम क्या है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल। वो भी यह थियरी 1803 में दिया था, 1808 में यह थियरी ट्रू हुआ था, 1808 में ट्रू हुआ था, 5 साल के बाद। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने थियरी को दिया था, कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल। लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें एटम इज डिविजिबल है, लेकिन नहीं, बुक में नहीं लिखा है। तो एटम क्या है? इनडिविजिबल। किसने कहा? जॉन डेल्टन ने। कब कहा? उनकी थियरी 1808 में पब्लिकली लोगों तक पहुंची थी। उन्होंने कहा एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ लीजिए पेन, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और याद भी कर लीजिए कुछ, ईट पर नॉच। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया थॉमसन ने, प्रोटॉन को रुदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ये साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया, जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने इंट्रो आपको बता दिया, याद रखिए। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है एटम का, प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है। कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, जूनियर सीनियर मतलब थर्ड फोर्थ में हमने पढ़ा है एटम के बारे में? नहीं दोस्त, आपने कहा एटम इस किसी सब्सटेंस का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या नहीं है? उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आगे और भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर ने इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव कर दिया। कोई भी चीज वेव होता है तो कुछ ऐसे 5 कैरेक्टर दिखाता है। वेव के कैरेक्टर होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। घबराना नहीं, टर्म्स बहुत खतरनाक खतरनाक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है
ये इंटरफियरेंस दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? इंटरफियरेंस। हम पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इंटरफियरेंस दिखा रहा था, जो कि एक वेव ही दिखा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन वेव है। किसने? सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर ने। किसकी थियरी को यूज किया उन लोगों ने? हाइजन की थियरी थी। हाइजन ने कहा एवरी फास्ट मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लाइट को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम न्यूटन था। उन्होंने कहा लाइट टाइनी पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स को कार्पसल्स कहते हैं। उन्होंने कहा लाइट का जो कलर होता है वो पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट साइज की वजह से होती है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। हाइजन कहते हैं लाइट एक वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और गॉड ने हर जगह मीडियम डाला है। उस मीडियम को हम लुमिनिफेरस ईथर के नाम से जानते हैं। लुमिनिफेरस ईथर डाला है गॉड ने। और लाइट का कलर इन्होंने वेवलेंथ के बेस पर बताया था। अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद वेवलेंथ क्या होता है। कहा डिफरेंट वेवलेंथ होगा तो डिफरेंट कलर दिखाएगा। मैक्सवेल आए, उन्होंने कहा लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट, फिर हमने कहा डी ब्रॉगली आए, दो नेचर बताया, सीजे डिविएशन और एलएस जर्मर ने। तो क्या किया? प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ वेव। ये रहा आपका बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कि आज का जो लेक्चर है उसको समझते हैं। क्या है आज का लेक्चर? तो इस चैप्टर में स्टूडेंट जो बेसिकली बात की गई है, चलिए उसको समझने के लिए कुछ बेसिक जान लेते हैं। हमको पता है एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस है विच इज इंडिविजिबल, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। कौन कौन सा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये बाहर शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे आपके पास दो नंबर होता है, एक कॉलिंग के लिए, एक व्हाट्सएप के लिए, वैसे एटम के पास भी दो नंबर है। एक नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर को कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल नंबर है। 1 2 3 4 जैसे नंबर होता वैसे एक नंबर है। करता क्या है? यह ये बताता है कि उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। सपोज दैट एक एलिमेंट X है, डाउन साइड उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर साइड एटॉमिक मास नंबर। अगर X का एटॉमिक नंबर 17 है तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर Z 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 17। प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर? 17। यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं शेल में, KLMN। तो स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन का जो सम होगा, यानी टोटल होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, जो टोटल होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऐसा भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। मैंने कहा तो प्रोटॉन की पोजीशन पर हम क्या लिख सकते हैं? Z, यानी Z प्लस N। न्यूट्रॉन की क्वांटिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला हो जाता है A माइनस Z। कहीं कहीं यूज किया जाता है इस फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब ग्रुप ऑफ एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम, बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन एटम आपस में कंबाइन हो जाए, वो भी एक जैसे एटम। याद रखो, हाइड्रोजन का एटम है तो बाकी सब हाइड्रोजन के एटम होने चाहिए। हीलियम का है तो सब हीलियम के होने चाहिए।
बहुत सारे एटम आपस में अगर जुड़ जाएं, इनफाइनाइट एटम आपस में जुड़ते हैं, एक जैसे एटम, एक एटम हाइड्रोजन का है तो दूसरा हीलियम का नहीं होना चाहिए, वो भी हाइड्रोजन का, तो ग्रुप ऑफ एटम जब जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो जो बनता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट। अब मैं इतना बेसिक बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आइंस्टाइन जिस टॉपिक पर नोबेल प्राइज लिए थे उसको समझने के लिए आपको इतना एडवांस लेवल पर जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं स्टूडेंट। ये की है, आपको दिख रहा है कि आयरन से बना हुआ है, आयरन Fe, एटॉमिक नंबर कितना है 26। ये जो की है यह एटम है या एलिमेंट है? यह एलिमेंट है। इसके अंदर बिलियन ट्रिलियंस एटम है। आप इसको कहीं किसी चीज पर ऐसा रगड़ो, रेती आता है ना जिसे धार लगाई जाती है, उससे अगर रगड़ते हो तो इससे बारीक बारीक पार्टिकल्स गिरेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप चौक ले लो, चौक को ऐसे बोर्ड पर रगड़ो, देखो छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं। आपको चौक के बारे में बता दूं, चौक तो कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स गिर रहे हैं ना चौक से, उस चौक से, ये चौक है, इससे गिर रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल। ईच एंड एवरी पार्टिकल इज एटम। हर एक पार्टिकल क्या है? एटम है। अब बताओ, ये एटॉमिक नंबर है, एटम का नंबर है, तो ये जो एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन है इस एटम के पास, 20 इलेक्ट्रॉन। तो इस चौक के पास कितने एटम है? इनफाइनाइट एटम है, बिलियन ट्रिलियन एटम है या नहीं है? इस चौक के पास इनफाइनाइट एटम है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इनफाइनाइट इंटू 20। कोई बता ही नहीं सकता कि इस चौक के पास या इस की के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस की के अंदर कितने एटम हैं हमें वही नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये नहीं पता। इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं एवरी मेटल शीट, एवरी मेटल ब्लॉक, अगर कोई मेटल का ब्लॉक है, शीट है, ऑब्जेक्ट है, वह क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरबियन ओशियन में जितना पानी है ना, उतना ही इस की के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसा कह दूं तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि मैं वो भी नहीं नाप सकता और ये भी नहीं नाप सकता, दोनों बता ही नहीं सकता ना, तो दोनों इक्वल है। तो एवरी मेटल ब्लॉक एंड एवरी मेटल शीट इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझाना था आपको। चौक के अंदर कितने एटम है हमें यही नहीं पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हम वो भी नहीं बता सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट एक मेटल शीट है, ये ले लिया मैंने मेटल शीट, इसमें इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन है, इस पर लाइट फॉल हो रही है। क्या फॉल हो रही है? लाइट। ध्यान देना, यही है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है प्लैंक। प्लैंक कहते हैं सन से जो अर्थ पे लाइट आती है, किसी प्लैनेट पर लाइट जाती है, वो पैकेट के फॉर्म में जाती है, बंडल के फॉर्म में जाती है। जैसे वेफर का पैकेट होता है ना, वैसे पैकेट होता है, गट्ठर बांधा होता है, तो गट्ठर के फॉर्म में जाती है। और उस पैकेट ऑफ लाइट को एक टर्म कहा जाता है फोटोन। कुछ लोग इसको क्वांटा भी कहते हैं, इसलिए इससे जुड़ी हुई थियरीज क्वांटम थियरी कहलाती है। तो जब भी मैं यहां लाइट की बात करूंगा दैट मींस फोटोन, या फोटोन बोलूं तो लाइट समझना, लाइट फोटोन समझ में आया, इतना आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट जब लाइट फॉल होता है किसी मेटल सरफेस पर, लाइट फॉल हुआ कहां पर? मेटल के सरफेस पर, तो कोलिजन होता है, टकराव होता है। किसके बिटवीन? इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में कोलिजन होता है। और ड्यूरिंग कोलिजन
जब कोलिजन हुआ उसी दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर से सुन लीजिए, लाइट फॉल हुआ, कहां फॉल हुआ? मेटल के सरफेस पर। जब लाइट फॉल हुआ तो लाइट यानी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कोलिजन हुआ। ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वह इलेक्ट्रॉन जो है जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है वो मेटल को छोड़कर बाहर चले आता है। कहां चले आता है स्टूडेंट? मेटल को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इमिशन। फोटो इमिशन। फोटो क्या है? फोटो मींस लाइट। लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इमिशन को कहेंगे हम फोटो इमिशन। होप इतना समझ में आया। When a light is incident on the surface of metal, collision occurs between electron and photon. During collision, electron absorb all the energy of photon and come out from the metal surface. This phenomenon या this process is called photo emission. फिजिक्स में बेसिकली 3 टाइप ऑफ इमिशन होता है। हम डिटेल में फोटो इमिशन पढ़ेंगे, लेकिन बाकी दोनों इमिशन में आपको इंट्रो करवा देता हूं। दूसरा होता है थर्मोनिक इमिशन, और तीसरा होता है सेकेंडरी इमिशन। तो कितने टाइप के इमिशन होते हैं? 3। डिटेल में हमें कौन सा पढ़ना है? फोटो इमिशन। लेकिन इमिशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। थर्मोनिक इमिशन, आप जैसे पानी को गर्म करते हो तो क्या निकलता है? भाप बाहर निकलता है, वेपर बाहर निकलता है। ऐसे किसी मेटल को अगर मैं हीट करूं और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे कहेंगे थर्मोनिक इमिशन, क्योंकि थर्मा का मतलब होता है हीट। हीट इज अ थर्मल एनर्जी, ऐसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है स्टूडेंट? आप कैरम तो खेलते होंगे, स्ट्राइकर से हम कॉइन को मारते हैं और उसको होल में ले जाते हैं। तो हम स्ट्राइकर को नहीं ले जाते हैं, स्ट्राइकर की एनर्जी और मोमेंटम किसको देते हैं? कॉइन को देते हैं, स्ट्राइकर को रोक लेते हैं। ऐसे किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल से हम बमबार्डिंग करें या उससे स्ट्राइक करें और उसको रोक ले और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दें। एक मेटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, हमने बाहर से एक पार्टिकल से उसको क्या किया? बमबार्डिंग किया, वो बाहर चले गया। तो वो जिस पे हमने एनर्जी या फोर्स लगाया तो वो तो नहीं गया ना, दूसरा वाला गया, यानी उसको ट्रांसफर कर दिया हमने एनर्जी और मोमेंटम। तो इस इमिशन को हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। आप सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर तो 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। वहां डायोड होता है। डायोड में आगे के लेवल में आप पढ़ेंगे डायोड वॉल्व्स। तो डायोड वॉल्व में सेकेंडरी इमिशन का कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट, सपोज दैट, जो भी वैल्यू लूंगा मैं एक एज्यूम किया हुआ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मान लो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 10 जूल है। किसकी एनर्जी 10 जूल है? फोटोन की एनर्जी कितना जूल है? 10 जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया पूरी एनर्जी को। अब इलेक्ट्रॉन की पहले से कुछ एनर्जी रही होगी, मान लो कुछ भी एनर्जी रही है, अब उससे 10 जूल ज्यादा हुआ कि नहीं ज्यादा हुआ? हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, ये बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो जब बाहर निकलेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का टिकट कटाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो खर्च करता है, काहे के लिए? मेटल को छोड़कर बाहर आने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन याद रखो, वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम W और फाई और H न्यू नॉट जैसे वर्ड से पढ़ेंगे। इतने रिप्रेजेंटेशन है वर्क फंक्शन के, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर W, कुछ जगहों पर फाई, कुछ जगहों पर H न्यू नॉट। देखो ये V नहीं, न्यू है, न्यू नॉट। ये ग्रीक लेटर है जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। तो फॉल हुआ, मान लो 10 जूल एनर्जी था, 2 जूल उसको टिकट कटाना पड़ा, बाहर आने के लिए लग गया। कितना जूल लग गया बाहर आने के लिए? 2 जूल।
तो रिमेनिंग एनर्जी कितना बचा? 8 जूल रिमेनिंग एनर्जी बचा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला 10 जूल एनर्जी लेके निकला, एब्जॉर्ब किया था, 2 जूल उसने स्पेंड कर दिया, यानी ये 2 जूल क्या है स्टूडेंट? यही वर्क फंक्शन है। क्या है? वर्क फंक्शन। तो जो बाकी एनर्जी बचेगी वह इलेक्ट्रॉन को आगे तरफ लेके जाएगी। फोटो सेल कहते हैं, फोटो सेल होता है, वहां में इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे इमिशन को लेकर जितने भी टर्मिनोलॉजी है क्या है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इमिट होने के बाद करता क्या है। तो वह जो एनर्जी बच गई ना 8 जूल, वह एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा और समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन मेरा है एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब मल्टीपल फोटोन और नॉट। एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं? स्टूडेंट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इज हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मल्टीपल फोटोन। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैपेसिटी है मल्टीपल फोटोन को एब्जॉर्ब करने की, बट करता नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि टाइम नहीं होता है। क्या नहीं होता है स्टूडेंट? टाइम। 10⁻⁻12 सेकेंड मिलता है। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड का ऐसे 12 बार जीरो लगा दो तो शायद बिलियन ट्रिलियन पार्ट होगा, उतना टुकड़ा कर दो, एक टुकड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। समय के अभाव के कारण ये नहीं एब्जॉर्ब कर लिया बैठे रहे, जब मूड होगा बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको क्या होता है? मेटल को छोड़कर बाहर आना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर पाता है। कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, लेकिन समय नहीं है एब्जॉर्ब करने का कि दूसरा फोटोन आए और एब्जॉर्ब करे। तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उसको क्या होता है? बाहर निकलना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ये कोई मेटल है, मान लो ये मेटल सोडियम है, सपोज दैट। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी यानी वर्क फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? वर्क फंक्शन कांस्टेंट। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होगा स्टूडेंट। तो मान लो इसको भी 10 जूल मिला, तो बाहर निकला 2 जूल खर्च किया, तो कितना बचा काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी 8 जूल। इसलिए आइंस्टाइन का कुछ इक्वेशन है, मैं साइड बाय साइड यहां लिखते चलता हूं। आइंस्टाइन लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 जूल चले गया, 8 जूल है, दोनों ऐड करेंगे 10 जूल हो गया। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एच न्यू, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट, देखो मैंने कहा एच न्यू नॉट फाई डब्ल्यू किससे भी रिप्रेजेंट कर लो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एच न्यू नॉट को इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कॉमन ले लेंगे हम एच, तो हमको एच कॉमन मिल गया, फॉर्मूला हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। अब कहोगे सर ये न्यू तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, न्यू नॉट क्या अभी समझ लेंगे। यह हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हाँ स्टूडेंट, अगर हम एच यहां एच न्यू नॉट नहीं रखते तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है एच न्यू माइनस फाई एच न्यू माइनस डब्ल्यू। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसने भी 10 जूल का फोटोन एब्जॉर्ब किया, इसने भी 10 जूल का फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो क्या निकलने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज सेम और नॉट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नो, काइनेटिक एनर्जी कभी सेम नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपका एक फ्रेंड है, वो स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर रहता है और आप स्टेशन के पास रहते हो। आपकी मम्मा ने 100 रुपीज दिया, उसकी मम्मा ने भी 100 रुपीज दिया, और आप लोग को कहीं जाना था।
किसी और स्टेशन जाना था, तो वो डायरेक्ट ट्रेन पकड़ेगा, 10-20 रुपए टिकट कटाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लो 10 रुपए टिकट लिया तो उसके पास वहां पहुंचने पर 90 रुपीज रहेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करके स्टेशन जाना होगा। पहले कुछ पैसे 10 रुपए यहां खत्म हो गए, 10 वहां, टोटल 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर दोनों जन साथ में एक ही जगह जाते हो, लेकिन दोनों जन एक जगह से नहीं हो, आगे पीछे से हो, तो क्या होगा, कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, या तो आप पैदल जाओ, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वो तरोताजा रहेगा, आप थके हुए रहोगे। ऐसे ही यहां पर भी है, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सरफेस तक आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? सरफेस तक आना पड़ेगा। तो सरफेस तक आने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को खर्च करनी पड़ेगी। मान लो 1 जूल खर्च कर दिया इसने सरफेस तक आने में, फिर निकलने में क्या करना पड़ेगा, 2 जूल खर्च करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 जूल। तो बच्चा कितना काइनेटिक एनर्जी, 7 जूल। हर एक, मैंने कहा एक ही मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। वर्क फंक्शन निकलने के लिए एनर्जी कांस्टेंट होता है। आप जाओगे, कहोगे मैं इतना 10 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे टिकट सस्ता दो। आप, मेरा दोस्त तो यही बगल में रहता, टिकट महंगा दो, काउंटर वाला कहेगा नो, दोनों को बराबर पैसे का मैं टिकट दूंगा। ऐसे सेम कहानी है, वर्क फंक्शन सेम होता है। लेकिन अगर मेटल चेंज करते हो, मान लो मैंने मैग्नीशियम की बात कर दिया, मैग्नीशियम लेता हूं तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है स्टूडेंट। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। दूसरा कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम, इट इज डिपेंड वेयर इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, आइदर इन द बल्क और एट द सरफेस। अगर सरफेस पर है तो क्या होगा स्टूडेंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर बल्क में है, बल्क मतलब बीच में है, तो कुछ एनर्जी खर्च करके सरफेस तक आना पड़ेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। होप इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आगे बढ़ो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है? कोई भी फोटोन फॉल हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? नो। देखो ये जो मेटल था ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व होता है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन 2 मोशन करता है, स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन, उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर किया था, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, सपोज एज्यूम कर लिया। अब ये जो फोटोन आ रहा है, फोटोन मींस पैकेट ऑफ लाइट, ये फोटोन आ रहा है। तो ये जो फोटोन आ रहा है स्टूडेंट, इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस फोटोन की भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो इस फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हर्ट्ज है। अब बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फोटोन की या इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे फोटोन को पढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर 3 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो फोटोन की, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो इमिशन होगा। 4 है तो भी इमिशन होगा, यानी मिनिमम जितना फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की है उतना होनी चाहिए। उससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन आता है तो इमिशन नहीं होगा। तो मिनिमम जिस फ्रीक्वेंसी, फोटोन की जिस फ्रीक्वेंसी की वजह से इमिशन होता है, उस फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आइंस्टाइन का इक्वेशन, उसमें लिखा था एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन वाले में एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, शायद आपने लोअर ग्रेड में पढ़ा होगा। ऐसा प्रिज्म से जब लाइट पास करते हैं 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम व्यूग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ऐसे वायलेट का जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। क्या रिलेशन है? इनवर्स का। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी था तो वेवलेंथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या थी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से इमिशन हुआ था। ऐसे वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसे हम कहते हैं
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? आपने ट्रांसवर्स वेव का नाम सुना होगा, क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसके फॉर्म में? क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। अब क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ, उसके बगल वाला ट्रफ, दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं एक ट्रांसवर्स वेव। तो ये क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो क्या हमने पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कुछ चीजें और बेसिक समझ जाते हैं, ताकि अगले लेक्चर में हम फोटो सेल को अच्छे से समझ पाए और कुछ ग्राफ है उसको भी समझ पाए स्टूडेंट। मैंने कहा अगर कोई मेटल शीट है तो उस पर क्या पड़े? लाइट पड़े। तो क्या होगा? लाइट पड़ने के बाद कोलिजन होगा। किसके किसके बिटवीन? इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बिटवीन। कोलिजन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी फोटोन की एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद मेटल को छोड़कर बाहर आ जाएगा। इस इमिशन को कहते हैं फोटो इमिशन। कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। ऐसे हर किसी फोटोन से नहीं निकलेगा, उसका कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो होगा, इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय का अभाव होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं होती है। यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहां सिचुएटेड है, आइदर इन द बल्क और एट द सरफेस। यहां तक हमको समझ में आ गया स्टूडेंट। आगे सुनिए, क्या किसी भी मेटल पर लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? सपोज दैट मेरे पास एक लोहे का कील है या की है, उस पर लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नो। ऐसे सब्सटेंस जिसमें लाइट फॉल होने पर इमिशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, उन्हें कहते हैं नॉन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। क्या कहते हैं? नॉन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। और जिन पर लाइट फॉल होने पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, दे आर कॉल्ड एज फोटोसेंसिटिव मटेरियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको? फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है कौन? ग्रुप 1 आपको पता है, हाई, लीना, की, रूबी, से, फ्रांसिस। ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी जो है इनको कहते हैं अल्कली मेटल। हाइड्रोजन मेटल नहीं है क्योंकि गैस कभी मेटल नहीं होते। तो हाइड्रोजन आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन रिजेंबल टू कैरेक्टर लाइक अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजेंस। हैलोजेंस की तरह भी कैरेक्टर दिखाता है। तो बाकी जो है इनके इलेक्ट्रॉन इतने सरफेस पर होते हैं कि इनको आप ऐसा देख नहीं सकते हो। सोडियम को देख नहीं सकते, देखोगे तो उसका ऑक्साइड हो जाता है, बन जाता है, एयर से रिएक्ट कर चुका होता है। इनको एक ट्यूब के अंदर देखते हैं, उस ट्यूब का नाम होता है इवैक्यूएटेड ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सोडियम देखोगे, जैसे ही उस ट्यूब से बाहर निकाले, सोडियम एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, जो भी हमें दिखने को मिलेगा दैट इज सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया स्टूडेंट? सोडियम ऑक्साइड है वो। तो ये हाईली फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। ग्रुप 1 के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दे आर हाईली फोटोसेंसिटिव। ग्रुप 2 के उससे लेस है। ऐसे ये लोग फोटोसेंसिटिव है। आयरन वरन सब ये सब नॉन फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम ग्राफ एंड आइंस्टाइन के इक्वेशंस की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।